अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। You're welcome. और Thank you for having me. थैंक यू सर। और सर आज सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तो पाकिस्तान की। यहाँ की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, अभी तक आईएमएफ से कोई फंड नहीं मिला है और कहा यही जा रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं यानी सऊदी अरब और यूएई, वहां से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब $2 बिलियन देगा और यूएई भी $1 बिलियन देने की बात हुई है, मिले नहीं है पैसे अभी तक। लेकिन इलेक्शंस के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही या पार्लियामेंट नहीं दे रही तो फिर स्टेट बैंक दे। आपको लगता है कि इस वक्त इलेक्शंस बहुत जरूरी है कि किसी भी सूरत में किए जाएं? इस वक्त तो इलेक्शंस मैं समझता हूँ कि जरूरी इसलिए नहीं है कि इस वक्त तो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है। और जो ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, हम्म। कोalition गवर्नमेंट, इसको तो ऐसे देखना चाहिए जैसे कि दो इलेक्शंस के दरमियान की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होती है और ये इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करे और बाकी सारे लोग इनका साथ दें, जजेस भी साथ दें। और स्टेट बैंक से कहना कि इलेक्शन का खर्चा उठाएं और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। कल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहेगा कि जी बजट भी हम बना के देंगे और कौमी असम्बली जो है वो बजट पास करे हमारी मर्जी का। तो ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के जमरे में देखना चाहिए। अब इसके पीछे ताने बाने कहाँ मिलते हैं वो इट्स नॉट हार्ड टू गेस। और इलेक्शन जो है वो जब कह रही है हुकूमत कि हम अक्टूबर में कराएंगे, अक्टूबर में क्या है, 5 महीने तो रह गए, तो 5 महीने बिल्कुल। इंतजार कर लें। और उस वक्त भी पैसों का बड़ा मसला पैदा होगा, सिक्योरिटी का बड़ा मसला होगा, क्योंकि आर्मी ने तो पहले ही कह दिया हम इस दफा इलेक्शंस में सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं दे सकती। हम्म। तो और वो टेररिज्म का भी एक इशू उठाया हुआ उन्होंने कि जी हम उधर इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है यही है कि बस ये पाकिस्तान में जो अदारे हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं और ये तो ऊंट किसी करवट मुझे बैठते नजर नहीं आ रहा। और ये सब कलेक्टिवली जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाने के और आगे कोई हल ना निकलने देने पे। ये सब जिम्मेदार हैं और इन सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी। मगर कौन करेगा इनको कटहरे में खड़ा, इसलिए कि ये तो अवाम, सब आपस में मिले हुए हैं जी। अवाम, अवाम करे कटहरे में खड़ा, अवाम करे। बिल्कुल सही। लेकिन अभी फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि चाहे वो आईएमएफ हो या कोई और कंट्री के कहीं से इनको कोई फंड मिल जाए ताकि थोड़ा सा संभाला ले सकें। वैसे तो लोग यही कह रहे हैं कि वो पैसा भी जो है वो ना होने के बराबर होगा, इसका करेंगे क्या। लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो आ ही जाए। मगर अगर हम बात करें सर कश्मीर की, जो कि मेन हमारा टॉपिक होता है आपके साथ अक्सर, तो वहां पर G20 की मीटिंग होने जा रही है और बड़ा मतलब कई लोग पाकिस्तान से तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, साजिद तार साहब और कई दूसरे जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है और पाकिस्तान देख सकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है भारत की तरफ। और जब दूसरी कंट्रीज के लीडर्स जाएंगे तो वो भी देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान का तो इंडिया से कोई मुकाबला बनता नहीं है। पाकिस्तान का अगर मुकाबला करना है तो आप अफगानिस्तान से करें, ईरान से करें, कि वो भी आपके बराबर के मुल्क हैं। उनके साथ आपका अगर कोई मुकाबला हो कि भाई वो पीछे हैं या हम आगे हैं, वो आप शायद उस दौड़ में कोई पोजीशन पहली या दूसरी हासिल कर सकें। लेकिन इंडिया तो बहुत आगे है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ आप क्या मुकाबला करते हैं? बजाय इसके कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके उन उस इतनी बड़ी इकॉनमी और मंडी का फायदा उठाए पाकिस्तान। लेकिन वो हम्म। फायदा नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनकी सारी सियासत जो है वो कश्मीर इशू के गिर्द घूमती है, हिंदू हिंदू से नफरत के गिर्द, भारत से नफरत के गिर्द घूमती है। तो कैसे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं? G20 जो मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इंडिया ने भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए कि श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख में G20 के इजलास जो है वो पुरअमन तरीके से गुजर जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा कि G20 के सेशंस के दौरान वहां पे कोई दहशतगर्दी हो। इसका रोज वो ड्रोन भेज रहे हैं और इंडिया वाले वहां सिक्योरिटी वाले मार गिरा रहे हैं। अभी पीछे 3 दिन पहले इन्होंने ड्रोन भेजा था और उसमें
31 राउंड जो है AK-47 के, और 5 मैगजीनें और 5 स्लिंग्स जो होती हैं वो, और 2 लाख भारतीय करेंसी, और उसके अलावा एक पैकेट आलमंड ड्रग्स का वो पकड़े उन्होंने वहां। तो इसके अलावा पूरे पीओजेके में इस वक्त जो है वो मजहबी जुनूनियत को दोबारा से हवा दी जा रही है। 30 तारीख को हटिया बाला में, जेलम वैली में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की है, का ऐलान है। उसमें ये सऊदी अरब से जो मस्जिद नबी है उसके एक मोल्लम है उनको बुला रहे हैं। मुजफ्फराबाद से हटिया बाला तक जो है वो बिल बोर्ड्स और बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी जो है उनके अफसरों का क्या काम है कि वो बॉर्डर के ऊपर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जाके लेक्चर्स दे रहे हैं पॉलिटिकल। फिर इन्होंने नीलम वैली में जो बॉर्डर के साथ गांव हैं उनमें जो दुकानें थी, उनको बंद करना शुरू कर दिया है, उखाड़ना शुरू कर दिया है। वो इलाका सिविलियन से खाली करा रहे हैं। भी क्यों करा रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। कल भी मस्जिद अक्सा के हवाले से जुलूस मुजफ्फराबाद में जो निकला है उसमें हम्म। इजराइल के खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा, अलबत्ता हिंदुस्तान के खिलाफ खूब नारे लगवाए गए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये काफी डेंजरस मुझे लग रही है। और पाकिस्तान ने अगर कोई हमाकत की इस G20 के मौके पर या इससे पहले कोई कुछ करने की, तो फिर इंडिया ऐसा जवाब, मुझे ये लगता है कि इंडिया फिर ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान को आज तक शायद कभी किसी ने ना दिया हो। तो सबको जरा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मगर सर इस वक्त तो पाकिस्तान तकरीबन काफी टाइम से जो है वो एलओसी के ऊपर भी अमन है, और एक तरह का मतलब जो पहले बहुत ज्यादा फायरिंग होती थी वो नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ है। आप जानते ही हैं जो इकोनॉमी की हालत है। और जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने भी यही कहा था कि कश्मीर का इशू को साइड पर रख के बात की जाए। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो, जो आप ड्रोन कह रहे हैं भेजा गया है, भला इस किस्म की शरारत कोई यहाँ से क्यों करेगा? इस वक्त तो टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेड हो भारत के साथ और पाकिस्तान संभाला ले। आपको नहीं लगता कि अगर इस किस्म की कोई चीज की भी गई है तो वो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनाई थी और अब उनको डिसोन कर दिया स्टेट ने, उनकी तरफ से भी हो सकता है? जरूरी नहीं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही करी, हो सकता है कि अपने तौर पे जो ग्रुप्स बने हुए उनकी तरफ से भी की जा सकती है। ये जी। आपका खदशा बेजा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ड्रोन जो है वो वहां पहुंचाना, कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, और फिर वहां से उड़ाना, ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रडार सिस्टम है उस पर भी आती हैं। तो हो सकता है कि सरकार जो है शहबाज शरीफ की, वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फौज के कुछ हल्के क्योंकि इन्वॉल्व हों। अभी आप देखें ये आर्मी चीफ 4 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके आए हैं, फ्रंट ट्रूप्स को मिल के आए हैं। तो ये चीजें खतरनाक है, एडवेंचरिस्ट है। तो सर आर्मी चीफ जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो तो फिर जाहिर है कि एलओसी पे तो वो जाएंगे विजिट के लिए, जो भी कोई नई ड्यूटी पर आते हैं। मगर सर अभी रिसेंटली जो है वो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार तनवीर इलियास, उनको भी हटाया गया है और अब कहा जा रहा है कि कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस सब बदलाव को? देखिए, पहली बात तो ये कि तनवीर इलियास साहब का ताल्लुक पीटीआई से है। और तहरीक, और ये जो है तनवीर इलियास साहब बेसिकली कोई इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था। ये एक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में वो सेंटर बनाया है, और जगहों पे भी इनकी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर हैं। और कहा ये गया था उस वक्त के पैसे के बलबूते पे इन्होंने क्यूम नियाजी को हटा के अंदर कू करके पार्लियामेंट में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के तो खुद ये प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन उनको जो हटाया गया है इसकी वजह ये है मेरे ख्याल में, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के जो लोग हैं इनमें राब्ते कायम हों। लिहाजा जो पुरानी मुजफ्फराबाद स्तोर सड़क थी गिलगित को जाती थी, वो उस पर कभी कोई ट्रैफिक नहीं आई और वो टूटी फूटी थी। लेकिन तनवीर इलियास ने वो सड़क ठीक करवाई और मुजफ्फराबाद गिलगित बस सर्विस शुरू कराई, और खुद भी गए उस बस में। और वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से लोगों ने सराहा। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं
उनके लोगों ने भी, जो पीटीआई के यानी कि तनवीर इलियास के मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई चलो अब हम गिलगित जाएंगे, वहां पे भी ह्यूमन राइट का काम या पॉलिटिकल काम करेंगे या तफरी करेंगे, एंड वाइस वर्सा। एक तो ये पाकिस्तानी में एस्टैब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ये है कि डिवाइड एंड रूल। और पहले भी उन्होंने इसी लिए गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कश्मीर असम्बली से अलग किया और वहां पे कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनने दिया। दूसरा ये है कि सऊदी अरब ने तनवीर इलियास साहब की सरकार को $15 मिलियन का एक एजुकेशनल पैकेज अप्रूव किया था। तनवीर इलियास जो है वो एक विजनरी किस्म का बंदा है, सरमायाकार बंदा है, विजनरी बंदा है। उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का रेवोल्यूशन लेके आया जाए, और वो मेरे ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा ही जो है ना वो उसमें हो गए इन्वॉल्व। उनकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में, कॉलेज में जो है वो कंप्यूटर लैब हो, टॉयलेट्स प्रॉपर बनाए जाएं लड़कियों और लड़कों के अलग अलग, पानी के लिए टैंकियां बनाई जाए, मतलब बहुत बुनियादी चीजें जो नहीं है हमारे वहां पे स्कूलों में। फिर उनका ये था प्लान कि हर स्कूल में एक छोटा सा क्लिनिक होगा, जिसमें जो है वो स्टाफ नर्स बैठे, और वो ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स वहां बैठे, अगर बच्चों को कोई चोट लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो वो वहां पे मौजूद हो। और प्ले ग्राउंड जो है जहां नहीं है उनके लिए प्ले ग्राउंड्स का बंदोबस्त किया जाए, जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनको प्रॉपर किया जाए, मुजफ्फराबाद में ऑटो टर्फ हॉकी का स्टेडियम बनाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके बहुत कुछ था। तो जाहिर है कि अगर हम लोग जो टैक्सी ड्राइवर हैं यूरोप में, और जो खानसामे हैं, और जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, और फोक लिफ्टर हैं, और यू नो इस तरह की मैनुअल लेबर कर रहे हैं, और इतना सारा ज़र मुबादला अरबों रुपया पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा कराते हैं, अगर हम पढ़ लिख गए तो फिर ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को कबूल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से फिर जो है वो इनको वहां से उन्होंने कहा कि इस बंदे को ये बहुत ही एम्बिशियस हो गया है, तो इसको फारिग किया जाए, और एक तकरीर का बहाना बना के उन पे तौहीन अदालत का केस डाल के तो वो उनको फारिग कर दिया है वहां से। ये कहानी है सारी। लेकिन सर पीटीआई के तो जरूर वो हैं सपोर्टर, पीटीआई की तरफ से ही वो आए भी थे, लेकिन कोई काम जैसे कि कहा जा रहा है, जो आप बता रहे हैं चीजें सर, ये तो हर गवर्नमेंट जब आती है या हर पॉलिटिशियन जब पावर में आता है या आना होता है तो उसी किस्म की कहानियां सुनाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आने के बाद कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ परसेंट भी इन्होंने जो है वो शुरू नहीं किया, और नहीं, लेकिन एक इन्होंने तरह तो का किया था। झगड़ा इनका और इनकी फैमिली का झगड़ा भी जो है वो हर वक्त सामने आता रहा, टाइम टू वो टाइम। तो आता रहता है, वो झगड़े तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली में भी चलते रहते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया, इन्होंने तो बस सर्विस शुरू कर दी। इन्होंने तो $15 मिलियन का एजुकेशनल प्रोजेक्ट हासिल किया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे है इस वक्त। तो इन्होंने तो जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने तो किया अपनी तरफ से। अब वो बातें हैं कि जी ये सियासी तौर पर हम इनके मुखालिफ हैं, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट आए, वो ठीक है बात। मैं भी कोई तनवीर इलियास साहब का सपोर्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के साथ इलाक की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात करता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी कीमत पे भी कोई ऐसा आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता जो जरा सी भी जो है वो पाकिस्तान से हटके बात करे या उस इलाके की तरक्की की बात करे। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जिसने पाकिस्तान पे एहसान किया था, जिसने हमारी रियासत को तोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया था, सरदार इब्राहिम, उसको भी पाकिस्तान ने उठा के जेल में डाला। KH खुर्शीद साहब जो कायदे आजम के सेक्रेटरी थे मोहम्मद अली जिन्ना के, और प्रेसिडेंट थे आजाद कश्मीर के बने, उन्होंने भी जब कहा कि असम्बली को राइट्स ज्यादा मिलने चाहिए, हमें बाख्तियार बनाया जाए, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया, और फिर रोड एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया उनको। इसी तरह बेशुमार वाकयात हैं। तो देख, अब शारदा पीठ का भी मसला था, आपके सामने है कि वो शारदा पीठ पे अलबत्ता तनवीर इलियास साहब ने उसकी मुखालफत की कि नहीं खुलना चाहिए, लेकिन असम्बली ने तो पास कर दिया था रेजोल्यूशन कि खुलना चाहिए। इसी तरह से फिर उन्होंने सिंध के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए 20 कनाल जमीन जो है मुजफ्फराबाद में सिंध हाउस बनाने के लिए दी।
तो वो अपने मतलब है कि जो उनकी ड्यूटी थी कि आपने सिर्फ यहाँ पे एक चौकीदार के तौर पर रहना है, हम्म। उन्होंने उस ड्यूटी से जब पर पुर्जे निकाले तो वो काट दिए उनके पर पुर्जे। जी। सर जैसे डेवलपमेंट की बात की जाती है बार बार, भारत की तरफ से बताया जाता है कि उनकी साइड पे जो कश्मीर है वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और बहुत पैसा गवर्नमेंट लगा रही है उनकी। हमारे यहाँ जाहिर है इतना पैसा तो है नहीं, और अगर कहीं से आ भी गया इतना बजट पाकिस्तान फिर भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर में होनी चाहिए। आपके ख्याल से वो कौन सी मेन आपके ख्याल से चीजें हैं जो फौरी तौर पे जिनके ऊपर पाकिस्तान थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता है और उसको ठीक भी होना चाहिए, चाहे वो रोड्स हो जाएं चाहे स्कूल्स हो जाएं? आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं? ये अभी आपकी लाइट जल रही है ना, अभी आपने कुछ जनरेटर तो नहीं जलाया हुआ आपके घर में? ये स्टूडियो में लाइट जल रही है ना, बिजली आ जी। रही है। जी। ये कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है मतलब? आप कहेंगी खंबे से आ रही नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा खंबे से आ तो रही है, वैसे खंबे से ही आ रही है, है। हाँ, लेकिन नहीं। ये बिजली आप कश्मीर से आ रही है। ये हमारे से आ रही है, हम दे रहे हैं बिजली। नहीं अभी नहीं आप वो बाजार जाती हैं सब्जी लेने जी जाती है ना, जी पंजाब की सब्जी, तो सब्जी कहाँ से आ रही है? खेतों से। खेतों हाँ। में पानी कहाँ से आ रहा है? हमारा तो पानी है। पानी तो खैर सर कश्मीर का है, ये तो मैं कहती हूँ कि अगली जंग पानी पानी पे कश्मीर होने का, वाली है। लकड़ी कश्मीर की, मादनियात कश्मीर की, बिजली हम्म। कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की। हम्म। पाकिस्तान चल ही हम पे रहा है। हमसे को उनको ठीक। मोहब्बत नहीं है, हमारे वसाइल पे उनका कब्जा है। और हमारे वसाइल के नाजायज इस्तेमाल से उन्होंने कुमकुमे जला रखे इस्लामाबाद के और लाहौर के माल रोड के। अब मसला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, इंडियन टीवी चैनल पे हम लोग जाते हैं, आप भी जाती हैं मैं भी जाता हूं, तो वहां पे वो कहते हैं जी ये अगर पीओजे के वाले आ गए तो इंडिया को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा वहां, और ये, और मैं उनको समझाता हूँ हमारे पास इतना पैसा है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं है। और फिर मैंने ये बयान दिया था, मैंने कहा कि अगर शारदा पीठ खोल दें हम इक्तदार में आने हम्म। के बाद, तो उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि 40 लाख बंदा जो है हमारा, उसको काम ही नहीं करना पड़ता। हमें काम ही नहीं करना पड़ता। हम फिर तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, तस्खीर कायनात के सफर पर रवाना हो हम, लेकिन हमारे पांव ये गुलामी की जंजीरों से बांधे हुए हैं। हमारे मुंह के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का टेप लगा के हमारा मुंह बंद किया हुआ है। हमारी आंखों के ऊपर अल कुरान लिख के हमारी आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई है। हमें किसी तरफ आने जाने ही नहीं देते। तो क्या से तरक्की होगी इस इलाके में? और पाकिस्तान कभी भी एक ढेले की तरक्की नहीं करेगा पीओजेके में या गिलगित बल्तिस्तान में, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सर, ऐसे ये तो यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं कि कई चीजें जिसमें पानी भी शामिल है कश्मीर की तरफ से ही हमें मिल रहा है, और जाहिर इसी वजह से भारत के साथ एक जो है एक तरह की टसल और एक तरह का लड़ाई झगड़ा भी रहता है, क्योंकि अगर कश्मीर उस साइड पे हो गया तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। लेकिन फिर भी सर कुछ चीजें तो बताइए ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचे जो कि इस चीज के जिम्मेदार हैं, जो ये चीज कर सकते हैं बना सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, कि हम कुछ चीजें तो उनको बताएं ना कि सर ये सड़क बना दीजिए, यहाँ पे लाइट नहीं है, या यहाँ पे कोई और इश्यूज जो आप समझते हैं वहां के लोकल्स जो आपको बताते हैं, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ वहां पे कनेक्शन रहता है, उनसे बातचीत रहती है। आप क्या समझती हैं कि हमने नहीं बताया पाकिस्तानी सरकार को? हर रोज जो हम मुजाहरे करते हैं कि हमें पेंशन नहीं दी गई, 9 महीने से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरीज नहीं दी गई, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको सैलरी नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान में जो आटा नहीं है, ये सारी चीजें हर रोज तो प्रोटेस्ट करते हैं हम। अखबार में कभी कभी छप भी जाता है, वरना उनको पता नहीं है। अगर नहीं पता तो फिर चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में? ये तो चीफ सेक्रेटरी का काम है कि वो सरकार को बताए। हमारे पास जो वसाइल है वो यही है कि हम सड़कों पे आके एहतजाज कर सकते हैं, रोना पीटना कर सकते हैं, धरना देके ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या करें? अगर आप समझती उस हैं कि हम बंदूक उस उठाएं तो वो हम नहीं उठाएंगे, नहीं क्योंकि हम सर, वायलेंस पे अगर यकीन ही नहीं रखते। नहीं नहीं, मैं हरगिज बंदूक उठाने को नहीं कह रही, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अभी कुछ दिन पहले हटाया गया है, तनवीर इलियास साहब, फिर वो क्या कर रहे थे? अगर लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं वहां पर, बाकी चीजें उनके लोगों को नहीं मिल रही, कोई बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, तो फिर ये किस बात का क्रेडिट ले रहे थे? नहीं, तनवीर इलियास साहब ने तो क्रेडिट अगर लिया है या नहीं लिया, आई डोंट नो।
लेकिन जब तनवीर इलियास साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे पहला काम पाकिस्तान ने क्या किया है? हमारा डेवलपमेंट फंड बंद कर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि डेवलपमेंट फंड बंद किया है। हमारा बजट उन्होंने काटा है, हमारे बजट में कटौती की है। उसके बाद क्या किया है? हमारी बिजली महंगी की है। पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं इस वक्त पीओजे के। तो जब फंड ही नहीं है तो सड़कें कहां से बनेंगी? ठीक है, ये सवाल है। आप देखें ना, $15 मिलियन का एजुकेशन प्रोजेक्ट हमें मिला, और वो सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे 2.5 महीने से स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। ये गिला किया तनवीर इलियास ने, उसने कहा कि भाई 2.5 महीने से अदालतें ये प्रोजेक्ट क्यों रोक के बैठी हुई हैं, एक स्टे ऑर्डर क्यों दिया हुआ है? उन्होंने कहा जी तुमने तौहीन अदालत किया, आउट। तो ये नहीं है कि कोई करना नहीं चाहता, करने दिया नहीं जाता, करने के लिए वसाइल नहीं दिए जाते। और हमारा कोई उस तरह से हमें टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो टैक्स भी हमें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता वहां पे। जो आप समझे कि ये असेंबली बैठी हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो रबर स्टैंप एक चपड़ासी को ना रख सकते हैं ना निकाल सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नहीं रख सकता किसी को नौकरी पे चपड़ासी, जब तक पाकिस्तान की अप्रूवल ना हो और चीफ सेक्रेटरी की अप्रूवल ना हो और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल ना हो। बड़ा जुल्म हो रहा है, ये ऐसे लेकिन नहीं बहरहाल है। यहाँ पे लोगों को ये चीज समझनी होगी, आपकी चैनल की भी वीडियोस लोग देखा करते हैं और सुना करते हैं, और बाकी लोगों को भी, कि अगर मुकाबला करना है, अगर भारत से मुकाबला करना है या कश्मीर के इशू को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो हमारी साइड पे कश्मीर है वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, उनको एक अच्छी जिंदगी देनी होगी ताकि हमको एग्जाम्पल सेट कर पाए। वरना तो इसी तरीके से यही झगड़ा चलता रहेगा और भारत जो है वो डेवलपमेंट करके कहीं से कहीं पहुंचा देगा अपनी साइड के कश्मीर को, तब हम क्या करेंगे? और भी जो सिलसिला है और ज्यादा मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर।